हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। हम जेकेपीएससी 10+2 लेक्चरर एग्ज़ाम इन पॉलिटिकल साइंस की रिवीजन कर रहे थे। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम पूरे का पूरा सिलेबस नेक्स्ट 2 वीक्स में आपको रिवाइज करवाएंगे। अभी तक हमने क्या क्या रिवाइज कर लिया है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल थ्योरी कंप्लीट रिवाइज कर लिया है, जिसमें हमने सारे पॉलिटिकल कंसेप्ट्स और सारे पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को हमने रिवाइज कर लिया है। उसके बाद हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थर्ड को रिवाइज करना स्टार्ट किया था। हमने प्लेटो को, अरिस्टोटल को, मैकियावेली को, हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, जर्मी बेंथम, जे.एस. मिल्स, इमैनुअल कांत और हीगल को कंप्लीट रिवाइज कर लिया है। तो आज के लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, जिसमें हम मार्क्सिस्ट और नियो मार्क्सिस्ट थिंकर्स को हम रिवाइज करेंगे, जिसमें हम कार्ल मार्क्स, लेनिन, ग्रैम्सी और माओ जेडोंग को रिवाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाएं और हमारे सारे लेक्चर्स एंजॉय करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहता है? हम सबसे पहले हम कंसाइज और क्रिस्प मैनर में टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं। जैसे आज हम क्या रिवाइज करेंगे? कार्ल मार्क्स, लेनिन, ग्रैम्सी और माओ जेडोंग को। तो इनके टॉप 100 एमसीक्यूज तो हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम क्विकली रिवाइज करेंगे कार्ल मार्क्स को, लेनिन को, ग्रैम्सी को और माओ जेडोंग को। और उसके बाद हम इनके सारे क्वेश्चन जो हैं वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्विकली रिवाइज करते हैं कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स का टाइम पीरियड आपने याद रखना है, 1818 से लेके 1883 तक है, 1818 टू 1883। कार्ल मार्क्स जाने जाते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के लिए। तो पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फॉर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हमने ये चीज़ें डिटेल में कवर की हैं, कार्ल मार्क्स हमने डिटेल में किया है, ये सारे थिंकर्स हमने किए हैं। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में क्या बात करते हैं कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो बेस है, इकोनॉमिक बेस है, जो वो कंट्रोल करता है सुपर स्ट्रक्चर को। बेस में क्या आता है? बेस में आते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के फोर्सेस, मीन्स जो कैपिटलिज्म है वो आता है इकोनॉमिक बेस में, और वही कंट्रोल करता है सुपर स्ट्रक्चर को, जिसमें लॉ आता है, पॉलिटिक्स या आइडियोलॉजी। और क्या बात करते हैं ये? क्लास स्ट्रगल की बात कौन करता है? मार्क्स करते हैं। सरप्लस वैल्यू की बात कौन करता है? मार्क्स करते हैं। एलिनेशन की बात कौन करता है? मार्क्स करते हैं। ठीक है, और स्टेट में विदर अवे ऑफ स्टेट का कंसेप्ट मार्क्स ने दिया है। और रिवोल्यूशन की बात करते हैं। क्लास स्ट्रगल में क्या है? हमने पढ़ा है ऑलरेडी, दो क्लास हैं, एक मास्टर क्लास है, एक स्लेव क्लास है, एक बुर्जुआ क्लास है, एक प्रोलिटरेट क्लास है। ठीक है, एक लॉर्ड्स हैं, एक सर्व्स हैं, एक कैपिटलिस्ट है, एक वर्कर्स है। मीन्स दो क्लास हैं, एक अमीर है, सिंपल भाषा में एक अमीर क्लास है, एक गरीब क्लास है। अमीर क्लास जो है, रिच क्लास जो है, वो गरीब क्लास को एक्सप्लॉइट करती है, कम सैलरी देती है, कम पैसे देती है। एक टाइम ऐसा आएगा जब इनका बर्दाश्त लेवल ख़त्म हो जाएगा। किसका? गरीब क्लास का, वर्किंग क्लास का या स्लेव्स का, और ये लोग इनके खिलाफ रिवॉल्ट करेंगे। और उसके बाद क्या आएगा? कम्युनिज्म आएगा, कैपिटलिज्म ख़त्म होगा। ये थ्योरी है कार्ल मार्क्स की क्लास स्ट्रगल की। सरप्लस वैल्यू क्या है? सरप्लस वैल्यू हमने अच्छे से पढ़ा था। जैसे सपोज मैंने एग्जांपल दी थी कि सुबह से शाम तक कोई कंपनी है, वो एक दिन में 10 मजदूर हैं, वो 100 बैग सीमेंट के बना रहे हैं या तैयार कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं। एक दिन उनको ऑर्डर आ जाता है 500 बैग का, और उसका ओनर कहता है कि इसी टाइम में आपने 100 की जगह आज 500 तैयार करने हैं। तो 500 का प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, लेकिन वो जो काम करने वाले लोग हैं उनको कुछ नहीं दिया जाएगा। जी, जो ये ज़्यादा आएगा यही है सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू क्या है? प्रॉफिट अंडर कैपिटलिज्म, जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करके। एलिनेशन, वर्कर्स जो हैं वो एलिनेट फील करते हैं अपने प्रोडक्ट से, अपने प्रोसेस से, फेलो वर्कर से और ह्यूमन एसेंस से। ठीक है, स्टेट क्या है? पूछे कहते हैं किसने बोला है कि स्टेट जो है वो इंस्ट्रूमेंट है क्लास डोमिनेशन का? कार्ल मार्क्स ने बोला है।
स्टेट विल विदर अवे, क्लास मार्क्स कहते हैं, किस में चली जाएगी, कम्युनिज्म। ठीक है। रेवोल्यूशन, प्रोलिटरेट रेवोल्यूशन होगा जिसकी वजह से प्रोलिटरेट की डिक्टेटरशिप आएगी और एक क्लास लेस सोसाइटी बनेगी, एक स्टेट लेस सोसाइटी बनेगी, इसी को हम कहेंगे कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म। तो ये आपको क्विकली रिवाइज कर लिया हमने। लेनिन इंपीरियलिज्म के लिए जाने जाते हैं। लेनिन थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म दी है लेनिन ने। लेनिन कहते हैं कि इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, मोनोपोली है कैपिटलिज्म की, फाइनेंस कैपिटल की बात करते हैं और कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं। वैनगार्ड पार्टी का कंसेप्ट किसने दिया है, लेनिन ने दिया है। ये वैनगार्ड पार्टी जो है ये रेवोल्यूशनरी पार्टी है और जो प्रोलिटरेट क्लास होगी उसको हेल्प करेगी, वैनगार्ड का काम करेगी रेवोल्यूशन लाने में। ठीक है। कहते हैं कि ये क्या है, ये क्लास कॉन्शियसनेस है। क्लास कॉन्शियसनेस डज नॉट अराइज स्पॉन्टेनियसली, नहीं आएगी। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जो इनकी वैनगार्ड पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टीज होंगी उनमें डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी होगी प्लस सेंट्रलिज्म होगा, मींस डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म होगा। इसका हमने स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस किया था। यूनिटी होगी एक्शन में, सेंट्रल लीडरशिप होगी विद डेमोक्रेटिक डिस्कशन। डेमोक्रेटिक डिस्कशन होगी, अब मैटर सुने जाएंगे, बातें सुनी जाएंगी, बट एक बार जो डिसीजन लेगा वो फाइनल करेगा कौन, सेंट्रल लीडरशिप। फिर रिवोल्यूशनरी इन बैकवर्ड सोसाइटीज, कौन कहता है कि रेवोल्यूशन जो है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में नहीं आएगा बल्कि बैकवर्ड सोसाइटीज में आएगा, लेनिन कहते हैं। वो रशिया की एग्जांपल देते हैं। ठीक है, कि एडवांस कैपिटल कंट्रीज में नहीं आएगा, यहाँ जो है यहाँ वीक लिंक्स हैं कैपिटलिज्म के साथ, कॉलोनीज में, जैसे इंडिया कॉलोनीज थी तो यहाँ इजिली आएगा। स्टेट स्मैश द स्टेट मशीनरी, स्टेट के लिए क्या कहते हैं, स्मैश द स्टेट मशीनरी ऑफ बुर्जुआ एंड रिप्लेस इट विद प्रोलिटरेट एंड स्टेट पावर। नेक्स्ट है एंटोनियो ग्राम्सी, कल्चरल हेजमनी की बात कौन करता है, ग्राम्सी करते हैं। टाइम पीरियड क्या है, 1891 से 1937। क्या कहते हैं ये, कि रूलिंग क्लास मेंटेन पावर नॉट बाय फोर्स, रूलिंग क्लास जो है वो फोर्स से नहीं बट के कंसेंट से पावर मेंटेन करके रखती है, शेप देती है वैल्यूज को, बिलीफ्स को, कल्चर को, टू मेक देयर रूल सीम नेचुरल। सिविल सोसाइटी में क्या होता है, सिविल सोसाइटी जैसे स्कूल्स हैं, चर्च हैं, मीडिया हैं, पूछा जाएगा ग्राम्सी की सिविल सोसाइटी में क्या क्या आता है, तो स्कूल, चर्च, मीडिया ये टूल्स हैं हेजमनी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। वार ऑफ पोजीशन और वार ऑफ मूवमेंट या वार ऑफ पोजीशन और वार ऑफ मैनोवर में डिफरेंशिएट किसने किया है, ग्राम्सी ने किया है। क्या कहते हैं, कहते हैं कि एक होता है वार ऑफ मैनोवर या वार ऑफ मूवमेंट, ये क्या है, ये डायरेक्ट रेवोल्यूशन है, डायरेक्ट रेवोल्यूशनरी अटैक है और सत्ता को बदला जाता है। इसकी एग्जांपल लेनिन है। लेनिन ने सपोर्ट किसको किया है, वार ऑफ पोजीशन को किया है या वार ऑफ मैन्यूवर को, तो वार ऑफ मैन्यूवर को लेनिन सपोर्ट करते हैं, ग्राम्सी ने डिफरेंशिएट किया है और वार ऑफ पोजीशन को सपोर्ट किया है। ये लॉन्ग टर्म आइडियोलॉजी है और कल्चरल स्ट्रगल टू विन द कंसेंट, तो पूछा जाएगा लॉन्ग टर्म आइडियोलॉजी एंड कल्चरल स्ट्रगल टू विन कंसेंट, तो मैच करेंगे वार ऑफ पोजीशन से। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की बात की है किसने, ग्राम्सी ने। इंटेलेक्चुअल्स अमर्जिंग फ्रॉम वर्किंग क्लास से ये लोग निकल के आते हैं, वो चैलेंज रूलिंग क्लास आइडियाज। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जो भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में सोशल एक्टिविस्ट हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को, उनको ग्राम्सी की नज़र से देख सकते हैं हैज़ ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। माओ जेडोंग जो है ये चाइना या एशिया में रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, ये भी मार्क्सिस्ट थिंकर हैं। पीजेंट बेस्ड रेवोल्यूशन की बात कौन करता है, माओ जेडोंग। प्रोटेक्टेड पीपल्स वार की बात करता है कौन, माओ जेडोंग, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। माओ जेडोंग जो है वो रिवोल्यूशनरी रोल ऑफ पीजेंट की बात करते हैं एग्रेरियन सोसाइटी में, क्योंकि यहाँ कैपिटलिज्म तो है नहीं। गोरिल्ला वारफेयर की बात कौन करता है रेवोल्यूशन में, माओ जेडोंग। और मास लाइन, लीडरशिप मस्ट लिसन टू द मासेस, सिंथेसाइज देयर व्यूज एंड रिटर्न पॉलिसीज टू देम एज सच, लाइन पूछी जाती है। तो मास लाइन, माओ जेडोंग की मास लाइन का कंसेप्ट क्या है कि लीडरशिप जो है वो मासेस को सुनेगी, उनके व्यूज को सिंथेसाइज करेगी और बदले में उनको जो चाहिए पॉलिसीज की शेप में देगी। कंट्राडिक्शन, प्रिंसिपल वर्सेस सेकेंडरी कंट्राडिक्शन की बात करते हैं। कहते हैं कि रिवोल्यूशन फोकसेस ऑन मेन कंट्राडिक्शन, दैट इज इंपीरियलिज्म वर्सेस पीपल या बुर्जुआ वर्सेस प्रोलिटरेट। सोसाइटी प्रोग्रेस थ्रू द रिजोल्यूशन ऑफ कंट्राडिक्शंस। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी पूछी गई है, सोसाइटी प्रोग्रेस थ्रू द रिजोल्यूशन ऑफ कंट्राडिक्शन, किसने बोला, मार्क्स ने बोला, माओ जेडोंग ने बोला। न्यू डेमोक्रेसी का कंसेप्ट किसने दिया, माओ जेडोंग ने। और दूसरा पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग न्यू डेमोक्रेसी ऑफ माओ जेडोंग। तो ट्रांजिशनल स्टेज है ये, वेयर मल्टीपल क्लासेस यूनाइट अगेंस्ट इंपीरियलिज्म
बहुत सारी क्लासेस इंपीरियलिज्म के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं और इंपीरियलिज्म और फ्यूडलिज्म के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं सोशलिज्म से पहले। तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया। ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आगे हम इन चारों थिंकर्स के एमसीक्यूज देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। अगर हम सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, 4 थिंकर्स की, तो मार्क्स क्लास स्ट्रगल के लिए जाने जाते हैं, कैपिटलिज्म के क्रिटिक हैं। थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म लेनिन की है, वैनगार्ड पार्टी सिस्टम लेनिन का है। हेजमनी और सिविल सोसाइटी ग्रामसी बात करते हैं। पीजेंट्री मूवमेंट या रेवोल्यूशनरी स्ट्रेटजीज या कल्चरल रेवोल्यूशन की बात कौन करता है? माओ जेडोंग। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले बात करेंगे हम कार्ल मार्क्स के 25 टॉप एमसीक्यूज। हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म पूछा जाता है, तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। ठीक है, चलिए आगे। दास कैपिटल किसने लिखी है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखी है। किसके साथ मिलके? एंजल के साथ मिलके दास कैपिटल लिखा है। किसने? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स और उनके दोस्त एंजल। ठीक है। हाँ, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज पब्लिश्ड इन, बहुत बार ये बोल चुका हूँ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट कब आया था? 1948 में। तो मैंने बोला था उससे 100 ईयर पहले कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आया था, ऐसे ही बताया था ना। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद होंगे क्योंकि दोनों पूछे जाते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। मार्क्स बोरोड द आइडिया ऑफ डायलेक्टिक्स फ्रॉम, तो आइडिया का ऑफ डायलेक्टिक मार्क्स ने कहाँ से लिया? तो मार्क्स ने लिया था हीगल से। डायलेक्टिक का आइडिया किसका था? सॉक्रेट का आइडिया था। सॉक्रेट से लिया प्लेटो ने, और सॉक्रेट से ही लिया था हीगल ने। हीगल से ये आइडिया डायलेक्टिक का लिया किसने? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है। जो हीगल का डायलेक्टिक था वो था थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। इनका भी वही था, बट जो कार्ल मार्क्स हैं वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं और हीगल बात करते हैं डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की। तो 4 के साथ आएगा हमारा, ये होगा राइट आंसर। मार्क्स मटेरियलिज्म इज नोन हैज, तो मार्क्स के, कार्ल मार्क्स के मटेरियलिज्म को हम क्या कहते हैं? तो कार्ल मार्क्स के मटेरियलिज्म को हम कहते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। मोटर फोर्स ऑफ हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू मार्क्स इज, तो मार्क्स के हिसाब से मोटर फोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है? तो क्लास स्ट्रगल। 2 क्लास हैं, एक बुर्जुआ है, एक प्रोलिटरेट है, दोनों के बीच में स्ट्रगल है। बुर्जुआ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं प्रोलिटरेट को, और एक दिन इनका सैन शक्ति खत्म हो जाएगी प्रोलिटरेट की और वो रिवॉल्ट करेंगे। और फिर क्या आएगा? फिर आएगी प्रोलिटरेट ऑफ डिक्टेटरशिप, जो ट्रांजिशन स्टेज होगी कम्युनिज्म की, और फिर परमानेंटली कम्युनिज्म एस्टेब्लिश होगा, ऐसा मानना है कार्ल मार्क्स का। ठीक है, चलिए, तो 6 के साथ सी हो गया। विच क्लास ऑन्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अंडर कैपिटलिज्म, तो कैपिटलिज्म में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास है? प्रोलिटरेट के पास है या बुर्जुआ के पास है? नहीं, बुर्जुआ के पास है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोलिटरेट्स के पास तो लेबर है, वो भी उनकी अपनी नहीं है, वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, तो क्या है? विच क्लास ऑन्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अंडर कैपिटलिज्म, तो कैपिटलिज्म में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बुर्जुआ क्लास के पास है। वर्कर्स हु ऑन ओनली लेबर पावर, वर्कर जिनके पास कुछ नहीं है सिवाय लेबर के, वो उनको कहते हैं, कहा है कार्ल मार्क्स ने, प्रोलिटरेट। ठीक है। रिलीजन इज ओपियम ऑफ पीपल या रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने। सरप्लस वैल्यू अराइज फ्रॉम, तो मैंने अभी बात की कि सरप्लस वैल्यू किससे आती है? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर से आती है। आपके घर में आपकी शॉप है, तो वहाँ आप सपोज करो पनीर बना रहे हैं, 10 से 4 शॉप खुलती है, आप पनीर बना रहे हैं, तो आपने एक वर्कर रखा हुआ है जो डेली सपोज करो 50 केजी पनीर बना रहा है। एक दिन आपको 50 केजी की जगह 500 केजी का ऑर्डर आ जाता है और आप उसी वर्कर की एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, 500 केजी पनीर बनवाते हैं, बट उसको आप कुछ भी नहीं देते प्रॉफिट से, सारा प्रॉफिट अगर आप ले जाते हैं, तो ये जो प्रॉफिट है यही सरप्लस वैल्यू है। ये कहाँ से आई है? ये एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर से आई है। एलिनेशन इन मार्क्स हैज, तो मार्क्स में कौन एलिनेट है? कितनी डायमेंशन बताई थी मैंने? 4 डायमेंशन बताई थी। कौन कौन सी? प्रोडक्ट से, जो लेबरर है वो अपने प्रोडक्ट से एलिनेटेड फील करता है, प्रोसेस से एलिनेटेड है, अपने आप से और बाकी वालों से भी। तो ये है सच पूछा जाता है, 4 डायमेंशन कौन कौन सी? स्टेट इन मार्क्सिस्ट थ्योरी इज, मार्क्स की थ्योरी में स्टेट क्या है? तो स्टेट क्या है पढ़ा है हमने? इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन है, जहां जो प्रोलिटरेट क्लास है उसको एक्सप्लॉइट कर रही है कैपिटलिस्ट क्लास। ठीक है, चलिए। पेरिस, पेरिस कॉम्यून ऑफ 1871 वाज हेल्ड बाय मार्क्स हैज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा स्ट्रांग मजबूत क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
पेरिस कम्यून ऑफ 1871 वाज हेल्ड बाय मार्क्स हैज डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट क्या है ये, इसको थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। पेरिस कम्यून कब हुआ था? 1871 में। क्या था ये? एक लैंडमार्क इवेंट था सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में। कब क्या हुआ था? यहाँ एक्चुअली फ्रांस और प्रूशिया की वार चल रही थी। फ्रांस की और प्रूशिया जर्मन की वार चल रही थी, तो जिसमें क्या हुआ था, फ्रांस जो है वो हार गया था। बट इसके साथ साथ में क्या हुआ कि जो पेरिस था, पेरिस पे कुछ वर्कर्स ने कंट्रोल कर लिया था पेरिस पे, और अपनी गवर्नमेंट स्टार्ट की थी, सेल्फ गवर्नमेंट। और उन्होंने जो स्टैंडिंग आर्मी थी उसको रिप्लेस कर दिया था, और लोगों की आर्मी, पीपल्स मिलिटिया। पीपल मिलिटिया का कंसेप्ट किसका है? कार्ल मार्क्स का। तो पीपल मिलिटिया को इस्टेब्लिश किया, इक्वल पे, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, फ्री एजुकेशन की बात की, और रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन की बात की। तो ये सारी बातें वो नहीं है जो सपना चाह रहा था मार्क्स, वही है ना। तो मार्क्स कहते हैं कि यही एक लाइव एग्जाम्पल है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट की। ये सिर्फ 72 डेज के लिए चला था। उसके बाद फ्रांस की आर्मी ने इस सरकार को क्रश कर लिया था, जिसको कहा जाता है ला सेमाइन सेनगेलेड, मीन्स द ब्लडी वीक, जिसमें हजारों के हिसाब से लोग मारे गए थे। कार्ल मार्क्स इसको कहते हैं कि यही है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट इन एक्शन। बेशक ये 72 डेज के लिए थी। तो पेरिस कम्यून कब हुआ? 1871 में। क्या था ये फर्स्ट वर्किंग क्लास गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट थी, जिसको प्रेज किया था मार्क्स ने। 2 महीने में ये खत्म हो गई थी, और ये एक क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी थी, ऐसा मार्क्स का मानना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट था इसलिए एक्सप्लेन भी कर दिया। विच टर्म डिड मार्क्स यूज फॉर अनऑर्गेनाइज्ड पूर? अनऑर्गेनाइज्ड पूर कौन होते हैं? जैसे आपके घर में कोई वर्कर है, काम कर रहे हो, काम करने के लिए रखा हुआ है, कोई किसी दूसरे के घर में है जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं, उनकी कोई एसोसिएशन नहीं होती, तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं लंपेन प्रोलिटरेट। लंपेन प्रोलिटरेट बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए। मार्क्स प्रेडिक्टेड कोलैप्स ऑफ कैपिटलिज्म ड्यू टू। मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म कोलैप्स होगा। कैसे होगा? ड्यू टू इंटरनल कंट्राडिक्शन। इंटरनल कंट्राडिक्शन से कोलैप्स होगा क्या? कैपिटलिज्म। ठीक है, ये डिटेल में चीज़ें पढ़ चुके हैं हम। लास्ट स्टेज ऑफ हिस्ट्री फॉर मार्क्सिस। तो मार्क्स क्या कहते हैं? लास्ट स्टेज ऑफ हिस्ट्री क्या होगी? लास्ट स्टेज ऑफ हिस्ट्री होगी क्या? कम्युनिज्म होगा। मार्क्स कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी मीन। तो मार्क्स कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी का मतलब है फॉल्स कॉन्शियसनेस। सी होगा इसका राइट आंसर। इकोनॉमिक बेसिस इंक्लूड। तो दो चीज़ें हैं, एक इकोनॉमिक बेस है, दूसरा सुपर स्ट्रक्चर है। तो बेस में क्या आएगा? बेस में आएगा रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फोर्सेस, मीन्स 18 के साथ होगा सी। और सुपर स्ट्रक्चर में क्या होगा? सुपर स्ट्रक्चर में होगा पॉलिटिक्स, लॉ, आइडियोलॉजी, रिलीजन, स्कूल, ये सारी चीज़ें। तो मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स कहते हैं जो ये बेस है ये कंट्रोल करता है हमेशा सुपर स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो ग्रामसी क्या कहते हैं? ग्रामसी कहते हैं कि नहीं, जो सुपर स्ट्रक्चर है वो भी कंट्रोल करता है बेस को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वर्किंग क्लास अकॉर्डिंग टू मार्क्स आर। मार्क्स के हिसाब से वर्किंग क्लास कौन सी है? तो वर्किंग क्लास कौन सी है? वर्किंग क्लास अकॉर्डिंग टू मार्क्स मास्टर ऑफ कैपिटलिज्म है? नहीं, ये तो कैपिटलिस्ट है। ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन? नहीं, ये भी कैपिटलिस्ट है। रूलिंग क्लास भी नहीं है। तो ये ग्रेव डिगर है कैपिटलिज्म की। ग्रेव डिगर ऑफ कैपिटलिज्म किसको कहा है मार्क्स ने? ग्रेव डिगर। ग्रेव क्या होता है? कबर। कबर खोदने वाले। मीन मार्क्स कहते हैं कि जो ये कैपिटलिज्म है इसकी कबर खोदेंगे और उसमें मार्क्सिज्म को दफना देंगे, और फिर क्या आएगा? कम्युनिज्म। The working class according to Marx are grave digger of capitalism। चलिए, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट इज। तो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट क्या होगी? ये एक ट्रांजिशन स्टेज होगी, टेम्परेरी स्टेज होगी कम्युनिज्म की, पढ़ा है हमने। तो 21 के साथ होगा बी। मार्क्स यूज द टर्म प्रीमिटिव एक्युमुलेशन टू डिस्क्राइब। तो प्रीमिटिव एक्युमुलेशन का टर्म मार्क्स ने किसके लिए इस्तेमाल किया है? तो किसके लिए किया है? अर्ली कैपिटलिस्ट एक्युमुलेशन के लिए। ए होगा इसका राइट आंसर। The law of concentration of capital was given by। तो concentration of capital means concentration of wealth lead to capitalism। तो कौन होगा? कार्ल मार्क्स। सी होगा राइट आंसर। मार्क्स क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी रेफर्स टू। मार्क्स क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी रेफर्स टू क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म। बी होगा इसका राइट आंसर। कम्युनिज्म फॉर मार्क्स मीन्स। मार्क्स के लिए कम्युनिज्म क्या है? स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी। तो कार्ल मार्क्स के 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। अब हम करेंगे लेनिन के 25 एमसीक्यूज। लेनिन लेड विच रेवोल्यूशन?
तो लेनिन जो थे रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 को उन्होंने लीड किया था। तो 26 के साथ होगा राइट आंसर बी। ठीक है, लेनिन वाज द लीडर ऑफ, किसके लीडर थे, तो बोल्शेविक के लीडर थे, बोल्शेविक्स, बी होगा इसका राइट आंसर। पढ़ चुके हैं हम ये सारी चीज़ें डिटेल में। आप लेक्चर करना चाहते हैं तो डिटेल लेक्चर सीरीज देखिए, ये सिर्फ रिवीजन है। लेनिन मेजर वर्क, लेनिन का बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क था जिसका नाम था व्हाट इज टू बी डन। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये भी कि व्हाट इज टू बी डन किसका वर्क था, तो लेनिन का था। किस पे फोकस करते हैं ये फोकस करते हैं वैनगार्ड पार्टी पे। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वैनगार्ड पार्टी का कंसेप्ट किसने दिया, तो लेनिन ने दिया। कहाँ दिया, व्हाट इज टू बी डन में। ठीक है, बी होगा इसका राइट आंसर। लेनिन थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म डिस्क्राइब्ड इट एज, तो लेनिन थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म क्या बात करती है कि मोनोपोली स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। क्या है इंपीरियलिज्म, मोनोपोली स्टेज है कैपिटलिज्म का या हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म है। लेनिन कहते हैं कि विदाउट रेवोल्यूशनरी थ्योरी देयर कैन बी नो, रिवोल्यूशनरी थ्योरी के बगैर क्या नहीं होगा, तो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट नहीं होगी। लेनिन कंसिडर करते हैं कि पीजेंट्स हैज, तो पीजेंट्स कौन है, कौन होंगे पीजेंट, जो प्रोलिटरेट के अलाइज होंगे। 31 के साथ बी। लेनिन्स ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल, तो लेनिन का ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल क्या होगा, जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं लेनिन की उसकी बात की जा रही है, तो वहां ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। ठीक है, डेमोक्रेसी है बट फाइनल डिसीजन किसके पास है, सेंट्रल लीडरशिप के पास। तो सी होगा इसका राइट आंसर। लेनिन क्रिटिसाइज रिविजनिज्म, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेनिन किसको क्रिटिसाइज करते हैं, रिविजनिज्म को। ये किसका था, ये है बर्नस्टेन का, बर्नस्टेन। तो रिविजनिज्म किसका है, बर्नस्टेन का। लेनिन सपोर्ट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। क्या है ये, जो चीज़ नहीं होगी आपके लिए, मेरे डिटेल लेक्चर में नहीं कवर हुई होती, वही मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। एडवर्ड बर्नस्टीन या एडवर्ड बर्नस्टीन क्या है, एडवर्ड बर्नस्टीन जो है ये एक जर्मन सोशलिस्ट हैं जो बात करते हैं रिविजनिज्म की, मार्क्सिज्म के अंदर रिविजनिज्म की बात करते हैं। क्या कहते हैं, ये रिजेक्ट करते हैं मार्क्स के रिवोल्यूशन को और कहते हैं कि ये इंस्टेंट रिवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, ग्रेजुअल रिफॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और सोशल वेलफेयर मेजर को सपोर्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है। बर्नस्टीन क्या कहते हैं, बर्नस्टीन मार्क्सिज्म के अंदर रिविजनिज्म चाहते हैं, रिवीजन चाहते हैं। वो कहते हैं कि रिवोल्यूशन को रिजेक्ट करो और ग्रेजुअल चेंज लाओ और पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट लाओ, डेमोक्रेसी लाओ और सोशल वेलफेयर का काम करो। वो कहते हैं कि कैपिटलिज्म जो है कुड इवॉल्व इनटू सोशलिज्म पीसफुली, और कैपिटलिज्म जो है वो कैपिटलिज्म सॉरी ही बिलीव्ड कैपिटलिज्म कुड इवॉल्व इनटू सोशलिज्म, जो कैपिटलिज्म है वही सोशलिज्म में आस्ता आस्ता बदल जाएगा। कैसे, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म लाएंगे अगर हम तो बदल जाएगा। लेनिन इसको रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं कि तुम मार्क्स को धोखा दे रहे हो, बिट्रेवल ऑफ मार्क्सिज्म। तो रिविजनिज्म किसका कंसेप्ट है, ब्रेनस्टीन का। क्या है ये कि ग्रेजुअल चेंज लाओ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाओ, सोशल रिफॉर्म लाओ, अपने आस्ता आस्ता सोशलिज्म और कम्युनिज्म में बदलेंगी चीज़ें। लेनिन कहते हैं कि नहीं, तुम मार्क्सिज्म के ट्रेटर हो, बिट्रेवल हो, धोखा दे रहे हो। फिर वो क्या कहते हैं, वो अपना उनका जो वर्क है व्हाट इज टू बी डन 1902 में पब्लिश होता है, जहां वो वैनगार्ड या वैनगार्ड पार्टी का कंसेप्ट देते हैं, जहां वो कहते हैं कि जो ये रिविजनिज्म है ये क्लास स्ट्रगल को वीक करता है। ठीक है, इट डाइवर्टेड द वर्किंग क्लास फ्रॉम रिवोल्यूशन कॉन्शियसनेस से बुर्जुआ कंप्रोमाइज की तरफ ले जाएगा। ये लोग बुर्जुआ के साथ मिल जाएंगे और चीजें वैसे ही रहेंगी। ट्रू सोशलिज्म कुड ओनली बी अचीव, ये कहते हैं कि ट्रू सोशलिज्म कैसे आएगा, प्रोलिटरेट के रिवोल्यूशन से आएगा, और रिवोल्यूशन अपने आप नहीं आएगा, वो कैसे आएगा, वो वैनगार्ड पार्टी से आएगा, जो कम्युनिस्ट पार्टीज की बात की है लेनिन ने, नॉट ग्रेजुअल रिफॉर्म। तो दोनों में फर्क आपको पता चल गया। ग्रेजुअल रिफॉर्म कौन चाहता है, बर्नस्टीन। ये कहते हैं कि ग्रेजुअल, लेनिन कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। कम्युनिटेरन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो कम्युनिटेरन क्या है, कब एस्टेब्लिश हुआ, किसने किया, लेनिन ने। पढ़ चुके हैं हम क्या है कम्युनिटेरन, थर्ड इंटरनेशनल भी कहते हैं इसको। 1919 में एस्टेब्लिश किया था लेनिन ने मॉस्को में, जहां उन्होंने बोला था कि जो ये कम्युनिस्ट पार्टीज हैं वर्ल्ड वाइड, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बेसिकली 1919 में, याद करो ज़रा, जिसमें हमारे एम.एन. रॉय भी गए थे। हमने डिटेल में चीज़ें पढ़ी हैं, एम.एन. रॉय भी गए थे। और वहाँ क्या बात हुई थी कि कम्युनिस्ट पार्टीज़ को वर्ल्ड वाइड यूनाइट करो और प्रोलिटरेट के रिवोल्यूशन पे बातें करो और
जो ये सोशल रिफॉर्म वगैरह की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे बर्नस्टीन रिविजनिज्म जैसे, इनको अपोज करो और सडन जो है तुरंत रिवोल्यूशन लाओ और बदलो, सत्ता को परिवर्तन करो, जैसे उन्होंने किया यहाँ रशिया में। किसने? लेनिन ने। लेनिन अप्रैल थीसिस, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा अप्रैल थीसिस किसका है? लेनिन का है। तो अप्रैल थीसिस जो है वो क्या डिमांड करता है लेनिन का? अप्रैल थीसिस क्या डिमांड करता है? कहता है कि सारी की सारी पावर सोवियत को दे दो, सोवियत को दे दो सारी की सारी पावर। लेनिन आर्ग्यूड इंपीरियलिज्म वार मस्ट बी, तो लेनिन क्या कहते हैं इंपीरियलिज्म वार के, इंपीरियलिस्ट वार के लिए कि मस्ट बी टर्न इनटू सिविल वार, इसको सिविल वार में बदलना होगा। लेनिन सपोर्टेड विच स्लोगन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो लेनिन ने, आपको लगेगा कि लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी होगा, बट नहीं, लेनिन सपोर्टेड लैंड पीस ब्रेड, जमीन अमन रोटी, ठीक है, बी होगा इसका राइट आंसर। लेनिन सपोर्टेड पीस लैंड एंड ब्रेड ड्यूरिंग रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917, डेट इंपॉर्टेंट है। पीस मीन्स एंड टू वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार फर्स्ट खत्म होनी चाहिए। लैंड मीन्स जो ज़मीन है वो पीजेंट्स को रिडिस्ट्रीब्यूट करो, जैसे शेख अब्दुल्ला ने जो कंसेप्ट लेके आए थे। ब्रेड मीन्स फूड फॉर द वर्कर्स, तो इंपॉर्टेंट है ये। लेनिन कंसिडर्ड नेशनलिज्म इन कॉलोनीज हैज, तो लेनिन क्या कहते हैं? नेशनलिज्म इन कॉलोनीज एज क्या होगा? प्रोग्रेसिव। नेशनलिज्म जो कॉलोनीज में है क्या है? एज प्रोग्रेसिव के तौर पे देखते हैं। लेनिन की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी, क्या इंट्रोड्यूस किया था उसने? तो लेनिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस मार्केट सोशलिज्म, डिटेल में हमने कवर किया है। लेनिन फिलॉसफी वाज, तो लेनिन की फिलॉसफी क्या थी? लेनिन की फिलॉसफी क्या थी भाई? पॉजिटिविज्म तो थी नहीं, लिबरलिज्म थी नहीं, स्ट्रक्चरलिज्म नहीं थी, तो जो अपने गुरु वाली होगी ना, मार्क्स वाली, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। लेनिन एम्फेसाइज्ड डिसिप्लिन विदिन, तो कम्युनिस्ट पार्टीज के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, बी है इसका राइट आंसर। लेनिन थ्योरी स्ट्रेस्ड यूनिटी ऑफ, तो किसकी यूनिटी की बात की है? तो वर्कर्स और पीजेंट के की यूनिटी की बात की है। लेनिन एडवोकेटेड, तो लेनिन ने क्या एडवोकेट किया? एकदम सत्ता परिवर्तन, आर्म्ड इंसरेक्शन, ठीक है, आर्म्ड इंसरेक्शन, ठीक है, जो हमने बोला जो ग्रामसी और इनमें जो डिफरेंस था, ग्रामसी और लेनिन में जो डिफरेंस था, सॉरी, दो बताए थे ना, एक मोमेंट, क्या है मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी, चलिए आगे। अकॉर्डिंग टू लेनिन सोशलिज्म लीड्स टू, लेनिन क्या कहते हैं? सोशलिज्म लीड्स टू विदरिंग अवे ऑफ स्टेट, विदरिंग अवे ऑफ स्टेट इंपॉर्टेंट है, जो कार्ल मार्क्स बोलते थे होगा। लेनिन स्टेट थ्योरी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, लेनिन की स्टेट थ्योरी किससे इन्फ्लुएंस थी? कॉमन सी बात है, किससे होगी? मार्क्स से, जो उनके गुरु थे। लेनिन रिजेक्ट, क्या रिजेक्ट किया उन्होंने? रिविजनिज्म, जो हमने ऊपर बात की है, रिविजनिज्म, ठीक है। लेनिन थॉट इज आल्सो कॉल्ड, तो लेनिन के थॉट को लेनिनिज्म भी कहते हैं या मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म भी कहते हैं। लेनिन एम्फेसाइज्ड, लेनिन एम्फेसाइज्ड पार्टी लीडरशिप, वैनगार्ड पार्टी का इन्होंने कंसेप्ट दिया, कम्युनिस्ट पार्टीज की लीडरशिप की बात की, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल पावर टू द सोवियत वाज गिवन ड्यूरिंग, इन्होंने स्लोगन दिया था ऑल पावर टू द सोवियत, किसने स्लोगन दिया? लेनिन ने। कब दिया होगा? अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917 में, इंपॉर्टेंट है, जो इन्होंने लीड किया था, बोल्शेविक्स ने जो लीड किया था। लेनिन आर्ग्यूड रेवोल्यूशन इन कॉलोनीज मस्ट बी, तो कॉलोनीज में रेवोल्यूशन क्या होना चाहिए? मस्ट बी यूनाइटेड विद वर्ल्ड रेवोल्यूशन। तो ये थे लेनिन के 25 एमसीक्यूज। अब हम चलते हैं ग्राम्सी के 25 एमसीक्यूज पे। ग्राम्सी कहाँ के थिंकर थे? तो इटली के थिंकर थे, तो सी बी होगा इसका राइट आंसर, इटली। ग्राम्सी का फेमस वर्क कौन सा है? तो प्रिजन नोटबुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ ग्राम्सी। हेजमनी का कंसेप्ट किसने दिया? तो हेजमनी का कंसेप्ट किसने दिया? ग्राम्सी ने दिया। हेजमनी का मतलब क्या है? हेजमनी का मतलब है कंसेंट बेस्ड लीडरशिप, पढ़ चुके हैं हम डिटेल में, कंसेंट बेस्ड लीडरशिप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फॉर ग्राम्सी द स्टेट इज, ग्राम्सी के लिए स्टेट क्या है? स्टेट पॉलिटिकल प्लस सिविल सोसाइटी दोनों है, स्टेट इज पॉलिटिकल प्लस सिविल सोसाइटी। और सिविल सोसाइटी फॉर ग्राम्सी इज, सिविल सोसाइटी क्या है? यहाँ ध्यान रखना, सिविल सोसाइटी क्या है? एरिना ऑफ हेजमनी है। क्या कहते हैं? सिविल सोसाइटी है एरिना ऑफ हेजमनी, और पॉलिटिकल सोसाइटी क्या है?
पॉलिटिकल सोसाइटी, यहाँ आप गलती करेंगे, बी पार्ट लगाएंगे, बट पॉलिटिकल सोसाइटी ग्रामसी के लिए है कोर्सिव इंस्टीट्यूशन। कोर्सिव इंस्टीट्यूशन क्यों? क्योंकि ग्रामसी कहते हैं कि पॉलिटिकल सोसाइटी मीन्स कोर्सिव इंस्टीट्यूशन, जैसे स्टेट, पुलिस, आर्मी, कोर्ट, ये क्या करते हैं, ये रूल को मेंटेन करके रखते हैं फोर्स से और कोर्सन से। कि सिविल सोसाइटी में चर्च है, स्कूल है, मीडिया है, ट्रेड यूनियन है, तो ये हेजमनी मेंटेन करके रखते हैं कंसेंट से। ठीक है, समझ आ गया? चलिए, ग्रामसी डिस्टिंग्विश बिटवीन, हाँ इसकी बात कर रहा था मैं ऊपर, ग्रामसी ने डिस्टिंग्विश किस में किया था, वार ऑफ मूवमेंट में और वार ऑफ पोजीशन में। तो वार ऑफ मूवमेंट को सपोर्ट किया है लेनिन ने, वार ऑफ पोजीशन को सपोर्ट किया है ग्रामसी ने। तो वार ऑफ पोजीशन के लिए काम करती है सिविल सोसाइटी या कल्चरल हेजमनी। ठीक है, वार ऑफ मूवमेंट मीन्स, वार ऑफ मूवमेंट का क्या मतलब है, एकदम से सत्ता परिवर्तन जैसे लेनिन ने किया, डायरेक्ट इंसरेक्शन। चलिए, वार ऑफ पोजीशन मीन्स ये है कल्चरल स्ट्रगल फॉर कंसेंट। आस्ता आस्ता कल्चरल स्ट्रगल करो, आपको सोसाइटी कंसेंट देगी, सिविल सोसाइटी कंसेंट देगी, तो सत्ता परिवर्तन होगा। कल्चरल स्ट्रगल फॉर कंसेंट। ग्रामसी क्लासिफाइड इंटेलेक्चुअल्स इनटू, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ग्रामसी कहते हैं इंटेलेक्चुअल दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक ट्रेडिशनल। एक ऑर्गेनिक और एक ट्रेडिशनल। ऑर्गेनिक कौन से हैं, जो सोशल क्लासेस में से सोशल एक्टिविस्ट निकल के आते हैं, वो हैं ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। और ट्रेडिशनल कौन से हैं, ये ऑटोनॉमस हैं, ये सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, इनको आपकी ज़रूरत नहीं है। तो रेवोल्यूशन कौन लाएगा, रेवोल्यूशन लाएंगे ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। चलिए, हेजमनी इज मेंटेन थ्रू, तो हेजमनी कैसे मेंटेन होगी हैज़ पर ग्रामसी, तो हेजमनी रिलीजन से मेंटेन होगी, कल्चर से होगी, एजुकेशन से होगी, मीडिया से होगी, ये होगा इसका राइट आंसर। ग्रामसी कॉल्ड मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म को ग्रामसी क्या कहते हैं, फिलॉसफी ऑफ प्रैक्सिस, फिलॉसफी ऑफ प्रैक्सिस। चलिए, सिविल सोसाइटी इज स्ट्रांगर इन, तो वेस्टर्न यूरोप में सिविल सोसाइटी स्ट्रांगर थी और पॉलिटिकल सोसाइटी इज स्ट्रांगर इन बैकवर्ड सोसाइटी। ये भी आपने याद रखना है, ये चीज़ें हमने डिटेल में हम कवर कर चुके हैं। बैकवर्ड सोसाइटीज़ में कौन स्ट्रांग हो जाता है, पॉलिटिकल सोसाइटी, और सिविल सोसाइटी वेस्टर्न में। ठीक है, ग्रामसी इम्फेसाइज्ड, तो ग्रामसी किस चीज़ पे फोकस करते हैं, दोनों पे फोकस करते हैं, कंसेंट भी जरूरी है और कोर्सन भी जरूरी है। कंटर हेजमनी क्या है, मीन्स एक टक्कर की, जैसे बीजेपी की हेजमनी है, तो इसको हटाने के लिए एक टक्कर की हेजमनी चाहिए ना हमें, तो क्या है, अल्टरनेट आइडियोलॉजी ऑफ ऑपरेशन। काउंटर मीन्स अल्टरनेट आइडियोलॉजी ऑफ ऑपरेशन, बी होगा इसका राइट आंसर। ग्रामसी सेड रेवोल्यूशन फेल्ड टू द वेस्ट, वेस्ट में रेवोल्यूशन फेल हुआ क्यों, बिकॉज क्या था वहां, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी। फॉर ग्रामसी चर्च वाज, तो ग्रामसी के लिए चर्च क्या है, चर्च एक आइडियोलॉजिकल अपरेटस है, बी होगा इसका राइट आंसर। इंटेलेक्चुअल्स प्रोवाइड, इंटेलेक्चुअल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, मॉरल एंड कल्चरल लीडरशिप। हेजमनी इज मोर स्टेबल देन, हेजमनी इज मोर स्टेबल देन कोर्सन, जोर जबरदस्ती से बेटर है आइडियोलॉजिकल चेंज, कल्चरल चेंज। ग्रामसी बिलीव्ड मॉडर्न रिवोल्यूशन मस्ट बी, तो मॉडर्न रिवोल्यूशन कैसा होना चाहिए ग्रामसी के हिसाब से, मस्ट बी कल्चरल आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल, बी होगा इसका राइट आंसर। ग्रामसीज थ्योरी इज सेंट्रल टू, तो ग्रामसी थ्योरी इज सेंट्रल टू कल्चरल मार्क्सिज्म। तो चलो आगे चलते हैं हम लास्ट सेक्शन की तरफ, जिसमें हम माओ जेडोंग के 25 MCQs करेंगे। माओ जेडोंग लेड टू विच रेवोल्यूशन, तो चाइनीज रेवोल्यूशन। माओ एम्फेसाइज द रोल ऑफ, ये पीजेंट की बात करते हैं, क्यों, क्योंकि चाइना में एग्रेरियन सोसाइटी थी, तो बी होगा इसका राइट आंसर। माओ स्ट्रेटजी ऑफ रेवोल्यूशन इज, तो माओ की जो स्ट्रेटजी ऑफ रेवोल्यूशन थी, हमने माओ के जो पॉइंट ऊपर रिवाइज किए, हमने उसमें बात की थी कि प्रोटेक्टेड पीपल्स वार, प्रोटेक्टेड पीपल्स वार। माओ का बड़ा इंपॉर्टेंट स्लोगन है, कभी कभी ये स्लोगन पूछा जाता है कि पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ बैरल ऑफ गन, कि पॉलिटिकल पावर कहाँ से निकलती है, बंदूक की नली से निकलती है। किसका स्लोगन है, माओ का। क्या कहना चाह रहा है यहाँ, आर्म्ड स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, बी होगा इसका राइट आंसर। माओ स्ट्रेस, तो माओ ने गोरिल्ला वारफेयर पे फोकस किया है, गोरिल्ला वारफेयर। माओ न्यू डेमोक्रेसी एडवोकेटेड, तो माओ ने न्यू डेमोक्रेसी की बात की है, जिसमें उन्होंने अलायंस ऑफ क्लासेस की बात की है, तो ए होगा इसका राइट आंसर। माओइज्म इज नोन एज, तो माओइज्म क्या है, मार्क्सिज्म प्रैक्टिस है चाइना में, मार्क्सिज्म इन चाइना। कल्चरल रेवोल्यूशन की बात किसने की है, माओ ने की है, तो कल्चरल रेवोल्यूशन एम्ड टू, वही माओ हैं जिन्होंने 5 फिंगर पॉलिसी दी है
जिसको लद्दाख अपना पार्ट बताते हैं, अरुणाचल प्रदेश हम पढ़ चुके हैं इंडिया चाइना रिलेशनशिप में। माओ जेडोंग को भी डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो कल्चरल रेवोल्यूशन एम्ड टू क्या बात करता है? डिस्ट्रॉय कैपिटलिस्ट एंड फ्यूडल रेमिनेंट्स, मतलब कैपिटलिस्ट को तबाह करना मकसद है। कल्चरल रेवोल्यूशन लेके आओ जो तबाह करे किसको? कैपिटलिज्म को और फ्यूडल रेमिनेंट को, जो फ्यूडल लॉर्डशिप बचा खुचा है उसको खत्म करे। तो 83 के साथ बी। माउस थ्योरी ऑफ मास लाइन मीन्स, तो ऊपर हमने बात की थी मास लाइन की, क्वेश्चन बन गया है। क्या मतलब है? पार्टी लर्न्स फ्रॉम एंड लीड्स द मासेस, जनता से सीखे, जनता को लीड करे और बदले में जो जनता को चाहिए वो पॉलिसीज की तौर पे उनको दे। ठीक है। ऑन कंट्राडिक्शन एक ऐसे है, पहला क्वेश्चन किसका ऐसे है? मौज का ऐसे है। किस पे बात करता है? डायलेक्टिक्स पे, डील विद डायलेक्टिक्स। माओ बिलीव्ड कंट्राडिक्शंस आर, माओ कहते हैं कि कंट्राडिक्शन तो होंगे, मीन्स ये कंट्राडिक्शन यूनिवर्सल है। माओज प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन मीन्स क्या मतलब है? माओ के प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन का मेन कन्फ्लिक्ट इन अ स्टेज। माओ एम्फेसाइज्ड यूनिटी ऑफ, तो किसकी यूनिटी की बात की है माओ जेडोंग ने? थ्योरी और प्रैक्टिस की यूनिटी की बात की है कि एक ना तो थ्योरी से काम चलेगा ना प्रैक्टिकल से चलेगा, दोनों की यूनिटी चाहिए, खाली थ्योरियों से काम नहीं चलता। माओ जेडोंग रिजेक्टेड है, तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को सपोर्ट किया है, मार्क्सिज्म को किया है, सोशलिज्म को किया है, तो क्या बच गया? मैकेनिकल मटेरियलिज्म। माओ का जो रेवोल्यूशन है वो मस्ट पास थ्रू सेवरल स्टेजेस, जैसे मार्क्स बोलते थे। ठीक है, मस्ट पास थ्रू सेवरल स्टेजेस। चलिए नेक्स्ट, यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि 100 फ्लावर कैंपेन किसने दिया था? तो माओ जेडोंग का है। जब उस पर उंगलियां उठ रही थी कि ये सिर्फ चाइनीज़ की बात कर रहा है, तो उसने बोला था कि 100 फ्लावर पॉलिसी दी थी कि एक गुलदस्ते में जैसे मल्टीपल फूल रह सकते हैं, ऐसे चाइना में भी अलग अलग रेस के लोग रह सकते हैं। तो माओ जेडोंग 100 फ्लावर पॉलिटिक क्या थी? कंपेन टू अपोजिशन को सप्रेस करने के लिए थी। यहाँ एनकरेज क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म को एनकरेज तो नहीं किया जाएगा, सप्रेस किया जाएगा। अपोजिशन वाले जो बात कर रहे थे कि मीन्स एक रेस की ये बात कर रहा है। ठीक है, तो 91 के साथ यहाँ ए दिया है बट बी होना चाहिए। एंटी राइटिस्ट कंपेन फॉलोड, तो 100 फ्लावर पॉलिसी। ठीक है, चलिए माओ स्ट्रेटजी इन थर्ड वर्ल्ड रिवोल्यूशन, रूरल बेस्ड गोरिल्ला स्ट्रगल। ठीक है, बी होगा इसका राइट आंसर। माओ व्यूड पीजेंट एज, तो पीजेंट को क्या देखते हैं वो? रिवोल्यूशनरी क्लास कॉलोनीज में, क्योंकि कैपिटलिज्म तो है नहीं वहाँ। ठीक है, तो पीजेंट्री क्लास है, एग्रेरियन सोसाइटी है, तो वहाँ रिवोल्यूशनरी क्लास का काम कौन करेंगे? पीजेंट्स करेंगे। ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी किसकी है? तो माओ जेडोंग की है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी किस पे एम्ड एट इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन की बात करती है। ग्रेट लीड फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ माओ जेडोंग। माओ ने डिस्टिंग्विश किया था बिटवीन एंटागोनिस्टिक एंड नॉन एंटागोनिस्टिक कंट्राडिक्शन। ठीक है, माओ स्ट्रेस इंपॉर्टेंस ऑफ, तो माओ ने किस पे अपना माओ स्ट्रेस इंपॉर्टेंस ऑफ क्या होगा? सुपर स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस पे उन्होंने फोकस किया था, जैसे बेस पे फोकस किया कार्ल मार्क्स ने। माओज कंटिन्यूस रिवोल्यूशन मीन्स, तो माओज के कंटिन्यूस रिवोल्यूशन का मतलब है कि रिवोल्यूशन कंटिन्यू रहेगा अंडर सोशलिज्म, तो इसलिए गन की ज़रूरत है, तभी वो बैरल गन और वो सारी बातें करते हैं। पढ़ा है हमने ये। पेपर टाइगर के साथ मैच करने के लिए आए तो माओ जेडोंग करोगे। ठीक है, पेपर टाइगर के साथ मैच करने के लिए आए तो माओ जेडोंग करोगे। और माओज पेपर टाइगर फ्रेज डिस्क्राइब किसकी बात करते हैं? इंपीरियलिज्म की। माओज रिवोल्यूशनरी थॉट इज द फाउंडेशन ऑफ, तो किसका फाउंडेशन है? माओइज्म का। माओइज्म क्या है? मार्क्सिज्म ऑफ माओ जेडोंग। तो ये था क्विक रिवीजन हमारे 4 थिंकर्स का, कार्ल मार्क्स, लेनिन, ग्राम्सी और माओ जेडोंग। तो मार्क्सिस्ट और नियो मार्क्सिस्ट थिंकर हमने रिवाइज कर लिए इसी एक लेक्चर में। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं लेक्चर कैसा लगा। इसके साथ आपके 2 यूनिट कंप्लीट हो गए हैं। तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। तो लगभग 3 से 4 लेक्चर में, 4 से 5 में, 4 से 6 भी लग सकते हैं, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर ख़त्म होंगे तो फिर हम इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारे नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है।
अगर कोई मैंने गलत क्वेश्चन मार्क करवा दिया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस गलती को दोहराऊँगा, ठीक करूँगा। सॉरी, मैं दोहराऊँगा नहीं, उस गलती को ठीक करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थक जाता है ना बंदा जब बैक टू बैक रिकॉर्ड करता है, अपने काम में भी बिज़ी होता है।